हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नीलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले कोर्स ओ लेवल आईटी के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, जिसका कोड M2R5, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके पहले भी मैंने 2 या 3 सेशंस में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप प्रीवियसली डिस्कस किए गए टॉपिक्स को स्टडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन नेम। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है और उसका यूज क्या है, और वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग में ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस दैट यू टाइप इनटू योर वेब ब्राउजर एड्रेस बार टू गेट टू अ वेबसाइट। तो जो आपका डोमेन नेम है वो क्या है, एक एड्रेस है। उस एड्रेस को आप क्या करते हो, कोई भी जब वेब ब्राउजर आप यूज करते हो, चाहे आपका क्रोम हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे सफारी हो, चाहे ओपेरा हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, या इंडेक्स ब्राउजर हो। तो उस ब्राउजर में क्या होता है, एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, जैसे www.google.com या www.facebook.com या www.instagram.com या www.yandex.com या www.yahoo.com। तो इस तरह का एड्रेस जब आप उस एड्रेस बार में डालते हो और एंटर की प्रेस करते हो, तो क्या होता है, उस यूआरएल को एक्सेस किया जाता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। यानी उसके रिगार्डिंग क्या होता है, एक ब्राउजर जो आपका होता है वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और वो रिक्वेस्ट क्या होता है, उससे एड्रेस से रिलेटेड सर्वर के पास पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डोमेन नेम के बारे में जानते हैं कि डोमेन नेम एक्चुअली क्या है और इसका यूज हमें क्यों करना है। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसके लिए क्या होता है, एक डोमेन नेम होता है। जैसे google.com, ये क्या है, आपका डोमेन नेम है सर्च इंजन का। और उसी तरीके से facebook.com भी क्या है, एक डोमेन नेम है जो कि सोशल मीडिया साइट, फेसबुक कंपनी की सोशल मीडिया साइट को रिप्रेजेंट करता है। यानी उसका क्या है, एड्रेस है। वहाँ तक पहुँचने की, उसके वेबसाइट को एक्सेस करने का क्या है, एक एड्रेस है। विदाउट एड्रेस आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। आपको किसी के यहाँ अगर जाना हो, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको किसी के घर पे जाना है, किसी फ्रेंड के घर पे जाना है, तो जब तक उसके एड्रेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो एड्रेस इज द वेरी नेसेसरी। उसी तरीके से किसी भी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस एड्रेस को जब हम वेबसाइट बनाते हैं या वेब डिजाइनिंग करते हैं, तो इसके लिए हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हम पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए कौन से डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर डोमेन नेम कंपनियों के नाम पे होता है, या डोमेन नेम आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है। यानी ब्रांड नेम जो आपका होगा वही क्या होता है, डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम चूज़ करने के लिए वेरियस रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। तो इसका टॉपिक मैं जब आगे ये वाला टॉपिक आएगा तो उसके बारे में डीप में डिस्कस करूँगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है डोमेन नेम का, www.theflyhighteam.com। तो ये क्या है, एक आपका यूआरएल है, डोमेन नेम है, जिसका इस्तेमाल आप इसके वेबसाइट को, यानी इससे वेबसाइट से रिलेटेड वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए करेंगे। अ डोमेन नेम इज ए यूनिक टू अ वेबसाइट। तो क्या होता है, जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यानी हर वेबसाइट के लिए क्या होगा, अलग अलग होता है। किसी भी दो वेबसाइट का एक वेब एड्रेस नहीं हो सकता है, यानी यूनिक होगा हमेशा। हर वेबसाइट क्या होती है, अपने अलग तरह का एड्रेस क्या करती है, कंटेन करती है। इन अदर वर्ड्स, नो टू वेबसाइट कैन हैव द सेम डोमेन नेम, जो मैंने आपको बताया। जो हिंदी में पेपर दे रहे हैं उनके लिए हिंदी में भी कंटेंट है, तो वो भी देख लें। एक डोमेन नाम वह पता है जो आप वेबसाइट पर प्राप्त करने के लिए अपने वेब ब्राउजर एड्रेस बार में टाइप करते हैं। यानी वो पता होता है जिसका इस्तेमाल आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। डोमेन नाम का एक उदाहरण,
डोमेन नेम का एक एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, www.theflyhighteam.com। एक डोमेन नाम एक वेबसाइट के लिए अद्वितीय है, और अद्वितीय का मतलब यानी यूनिक है, उस जैसा कोई दूसरा क्या है वेबसाइट नहीं है, तो हिंदी में उसको अद्वितीय बोलते हैं, मतलब उस जैसा कोई नहीं है। दूसरे शब्दों में किसी भी दो वेबसाइटों का एक ही डोमेन नाम नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। While it is true that you do not necessarily need a custom domain name for your website, तो हालांकि ये सच है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन नाम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कस्टमाइज डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती है। मेनी वेबसाइट बिल्डर ऑफर फ्री प्लान्स दैट कम विथ अ फ्री वेबसाइट एड्रेस। तो बहुत सी वेबसाइट, इसको मैंने जो है सेकंड या थर्ड वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, लाइक अ ब्लॉग, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ पे कोई भी डोमेन नेम खरीदने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसका थोड़ा मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है, जो कि मैंने डिस्कस किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके उसको जो है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूँगा। तो इनके क्या होते हैं, वेरियस प्लान्स होते हैं, फ्री प्लान्स होते हैं, ओपन सोर्स प्लान होते हैं, आप उनको यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट दीज फ्री वेबसाइट एड्रेसेस कम इन द फॉर्म ऑफ द सब डोमेन। तो ये बता रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया भी था, कि इस तरह की वेबसाइट में क्या होता है, सब डोमेन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि फिर से एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो मुझे अपनी इंडिविजुअल पर्सनल वेबसाइट बनानी है, यानी अपना एक पोर्टफोलियो बनवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी फ्री वेबसाइट बिल्डर्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो मेरा डोमेन नेम होना चाहिए वो नहीं होके उनके सब डोमेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से हो सकता है, मेरा यूजर नेम, जैसे मुझे वेबसाइट बनानी थी रवि PSNH के नाम से, यानी मेरा जो ओरिजिनल डोमेन होता तो इस तरह से होता ravipsnh.com। बट जब आप इस तरह की सर्विसेज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका उसका जो आपका वेबसाइट बिल्डर है उसका डोमेन नेम क्या होता है, आपके साथ जुड़ता है। तो इस तरीके से हो जाएगी वेबसाइट आपकी ravipsnh.wix.com या .वेबसाइट बिल्डर, जो भी थर्ड पार्टी लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, वेबसाइट बिल्डर.com। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी सब डोमेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ योर वेबसाइट बिल्डर इज example.com। अब यहाँ पे देखिए वही बता रहा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर कोई भी वेबसाइट बिल्डर है जिसका नाम क्या है, example.com, यानी उसका डोमेन नेम क्या है, example.com, तो योर फ्री वेबसाइट एड्रेस, तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या हो जाएगा, यूजर नेम example.com, यानी यहाँ पे आपका यूजर नेम, यहाँ पे आपका वेबसाइट बिल्डर का जो भी ब्रांड है उसका नाम, और इसके बाद एक्सटेंशन .com एक्सटेंशन, और कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल। इसी तरह से वेरियस एक्सटेंशंस आते हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा और प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो हिंदी में देख लीजिए। हालांकि यह सच है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन नाम की आवश्यकता नहीं है। कई वेबसाइट बिल्डरों ने मुफ्त योजनाएं प्रदान की हैं, मुफ्त में, जो एक मुफ्त वेबसाइट पते के साथ आती हैं, यानी आपको डोमेन नेम नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये मुफ्त वेबसाइट पते उप डोमेन रूप में आते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी वेबसाइट बिल्डर example.com है तो आपका मुफ्त वेब पता क्या होगा, वही जो अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, username.example.com हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के वेब पते में कई समस्याएं हैं। दिस टाइप ऑफ वेब एड्रेस पोजेज मेनी प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होगी, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं। योर वेबसाइट बिकम अ होस्टेज बिकॉज यू डू नॉट ओन example.com। तो यहाँ क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक क्या होती है, बंधक बन जाती है। बंधक, होस्टेज मतलब बंधक कैसे बनेगी, बंधक ऐसे बनेगी कि जो वेबसाइट पे फुल कंट्रोल आपका होना चाहिए वो कंट्रोल ना हो के, वो कंट्रोल किसके पास होता है, जो भी आपका वेबसाइट बिल्डर आपको फ्री में ये सर्विस दे रहा है उसके पास आपका पूरा डेटा का कंट्रोल होता है। तो इस वजह से आपकी वेबसाइट क्या हो गई, एक बंधक बन जाती है, और आप उस डोमेन नाम के किसी भी उपडोमेन या उप फोल्डर भिन्नताओं के स्वामी नहीं है। मतलब यानी जो भी वेबसाइट के अंदर आप कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, इमेजेस डाल रहे हैं या फोल्डर या सब फोल्डर डाल रहे हैं, जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसके आप मालिक नहीं होते। उसका कौन मालिक होता है, उसका मालिक आपका वेबसाइट बिल्डर हो जाता है। यू आल्सो डू नॉट ओन एनी सब डोमेन एंड सब फोल्डर वेरिएशंस ऑफ डोमेन नेम। द वेबसाइट बिल्डर हैज द राइट टू क्रिएट एंड डिलीट एनी सब डोमेन। वो जब चाहे तब क्या कर सकता है, इस तरह के एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। किस तरह के एक्शन को, कि वो आपके कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है, किसी इमेजेस को आपने लगाया है उसको भी डिलीट कर सकता है,
और कोई फाइल फोल्डर है तो उसको भी डिलीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ही सारा कंट्रोल है और उसके ओनर आप ना होके उसके ओनर क्या होता है, आपका वेबसाइट बिल्डर होता है, विथ आर विदाउट वार्निंग। और ये आपको वार्निंग देके भी कर सकता है या विदाउट वार्निंग यानी बिना सूचना दिए भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर आपका इस तरह की फ्री सर्विसेज लेंगे तो कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कंटेंट गायब हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। Many customers do not want to do business with a company that does not have its own domain name। और बहुत से जो कस्टमर्स होते हैं, बहुत से कस्टमर आजकल बहुत से कस्टमर क्या है, जागरूक हो गए, वो क्या करते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता है इस तरह की फ्री वेबसाइट यूज करने वाले बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस करना। यानी वो नहीं चाहते कि वो जो है इस तरह के बिजनेसेस के साथ जिनकी अपनी ओन वेबसाइट नहीं है, फ्री वेबसाइट है, लाइक वेबसाइट बिल्डर के थ्रू बनाया है, तो वो उस पे जो है वो उनका प्रेफरेंसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो मेन ब्रांडिंग होती है वो आपके पर्सनल वेबसाइट से होती है, योर ओन डोमेन से होती है। आप किसी फ्री वेबसाइट बिल्डर के डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे उसकी ब्रांडिंग होगी, ना कि आपकी ब्रांडिंग होगी। और किसी भी वेबसाइट का मकसद, मेन मकसद क्या होता है, खुद की ब्रांडिंग करना, यानी अपनी ब्रांडिंग करके जो है पैसे को बनाना। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग हो जाता है अगर आप फ्री वेबसाइट बिल्डर्स का अगर यूज करते हैं। लेकिन उसके भी अपने कुछ पर्पज होते हैं कि हमें ब्लॉग या फ्री वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। उसके भी अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इसके बारे में डीप में डिस्कस किया जाएगा आगे की वीडियोज में। चलिए आगे चलते हैं। अ कस्टम डोमेन नेम एंड अ कस्टम डोमेन ईमेल एड्रेस गिव यू द प्रोफेशनलिज्म, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट दैट यू एंड योर बिजनेस नीड्स। तो ये बता रहा है कि अगर आपका ओन डोमेन हो, अगर ओन डोमेन नेम होगा तो उससे क्या होगा, आपकी क्या होगी, ब्रांडिंग ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिया जाएगा कस्टमर के द्वारा, उसमें हो एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो क्या होगा, आपका अपना एड्रेस होगा। और ऐसी ही जो है, ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है, एक बिजनेस के अंदर होती है, जिसपे जो हमारा कस्टमर है वो क्या कर सके, जो उपभोक्ता है वो हमारे ऊपर क्या कर सके, बिलीव कर सके, तभी वो हमारे साथ क्या होगा, कोई भी बिजनेस करेगा या हमसे कोई भी प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। कई ग्राहक ऐसी, हिंदी में देख लीजिए, कई ग्राहक ऐसी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं जिसका अपना डोमेन नाम नहीं है। एक कस्टम डोमेन नाम और एक कस्टम डोमेन ईमेल पता, ये भी मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है, आपको व्यावसायिक विश्वसनीयता और विश्वास देता है, जो आपको और आपके व्यवसाय की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, सर्च इंजन सच एज गूगल एंड बिंग गिव प्रेफरेंसेस टू डोमेन नेम्स रेदर देन सब डोमेन्स। तो जो आपका सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, मेल.com, ये सारे ही सर्च इंजन क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देंगे, ऐसी वेबसाइट्स को प्राथमिकता देते हैं जिनका क्या होता है, अपना डोमेन नेम होता है। यानी ऐसी वेबसाइट को लिस्टेड करना पसंद करते हैं टॉप 10 में जिनकी वेबसाइट का क्या होता है, अपना एड्रेस होता है। तो ये यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि आप अपने डोमेन नेम का इस्तेमाल करिए। आगे चलते हैं। कस्टम डोमेन नेम आर नॉट फ्री but nowadays you can easily get one for free from many services providers when you sign up for an annual service plan। तो जो कस्टम डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, मुफ्त नहीं होता है, यानी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा किसी भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से, लाइक godaddy.com। लेकिन आजकल क्या है, आपका वार्षिक सेवा योजना के लिए साइन अप करने पर आसानी से कई सेवा प्रदाताओं से मुफ्त में प्राप्त होता है, मुफ्त में प्लान प्राप्त होता है। किस तरह का प्लान मिलेगा आपको, ये जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं वो आपको जो है एक कम्बो पैकेज वगैरह देते हैं, जिसमें क्या होता है, आप डोमेन नेम भी खरीद लीजिए, उसमें आप कस्टमाइज ईमेल एड्रेस भी खरीद लीजिए, और साथ में क्या होगा, एक होस्टिंग प्लान भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो इस तरह का क्या होता है, पूरा पैकेज होता है और उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो आप इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। वेब सर्वर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्वर। हमें वेब सर्वर के बारे में जानना है और स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके
एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर जानिए और समझिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर इज द कंप्यूटर दैट रिसीव द रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज सेंड बाय यूजर ब्राउजर। तो कोई भी वेब सर्वर क्या है, एक वेब सर्वर वह कंप्यूटर है जो आपके ब्राउजर द्वारा भेजे गए वेब पेज के लिए अनुरोध प्राप्त करता है। और इसको मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर कोई भी क्या होता है, एक नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है, और वो वेब सर्वर जैसा बिहेवियर कैसे उसके अंदर आ जाता है, उसके लिए क्या होता है, उसमें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उस मशीन के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, और जैसे ही हम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं वो वेब सर्वर की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन वेब सर्वर का बिहेवियर क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो वेब सर्वर का बिहेवियर ये है कि वो क्लाइंट पीसी यानी जो ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है यानी लेता है, और उसके बदले क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में क्या चीजें देगा, वो रिस्पॉन्स में आउटपुट देता है HTML फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेवल करके क्लाइंट पीसी तक पहुंचता है और ब्राउजर में जाके ट्रांसलेट होकर विजुअल फॉर्म में आपके ब्राउजर यानी क्लाइंट पीसी के ब्राउजर में दिखता है, जिससे कि कस्टमर उस वेबसाइट को देख पाता है। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है वेब सर्वर का। तो वेब सर्वर के अंदर ये जो बिहेवियर आता है वेब सॉफ्टवेयर्स की वजह से आता है, यानी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की वजह से आता है। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर हैं लाइक IIS सर्वर्स, नेजिक्स सर्वर और अपाची सर्वर। ये पॉपुलर सर्वर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप सर्वर सॉफ्टवेयर के रूप में कर सकते हैं। कुछ सर्वर सॉफ्टवेयर्स पैकेज के रूप में आते हैं, जिनमें क्या होता है, सर्वर को रन कराने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है सारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक पैकेज होता है। इसमें सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं आपके XAMPP सर्वर और WAMP सर्वर। तो इन सर्वर का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, इंटरनेट पे डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करिए। इसमें जो इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका अपाची सर्वर आपको इसमें मिल जाएगा, आपको इसमें PHP का सर्वर PHP का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको इसमें PHP माई एडमिन मिल जाएगा, SQL कंसोल के रूप में, और आपको जो है इसमें डेटाबेस भी मिल जाएगा, MySQL या MariaDB या MongoDB, ओरेकल डेटाबेस भी हो सकता है। इसके अलावा और भी FTP सर्वर आपको मिल जाएगा इस सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक वेब सर्वर की, उससे रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इन पैकेजेस में इंक्लूडेड होते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसीडर दिस, योर कंपनी इज हायरिंग फॉर अ पोजिशन दैट हैज जस्ट ओपनड अप एंड यू आर इन चार्ज ऑफ writing the job ad. You may have crafted the most compelling ad, but unless you post the ad on a job board, no one will see it. तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिडर करिए, विचार कीजिए कि आपकी कंपनी उस स्थिति के लिए काम कर रही है जो अभी अभी खुली है, और आप नौकरी के विज्ञापन लिखने के प्रभारी हैं, यानी नौकरी के विज्ञापन कि क्या करते हैं, आपका सारा काम ये है कि नौकरी के विज्ञापन को जो है लिखना, तैयार करना। तो आपने सबसे सम्मोहक विज्ञापन तैयार किया है, सम्मोहक मतलब जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, इस तरह का विज्ञापन आपने तैयार किया। लेकिन जब तक आप किसी विज्ञापन बोर्ड पर विज्ञापन पोस्ट नहीं करते, यानी विज्ञापन तो तैयार कर लिया लेकिन उसको जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करते हैं कहीं, तो आपके विज्ञापन बारे में कोई कैसे जानेगा। तो कोई भी इसे नहीं देख पाएगा, अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। तो जरूरी है, पोस्ट करना जरूरी है। आप कितना ही अट्रैक्टिव विज्ञापन बना लें और वो अगर कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर उसका कोई स्कोप नहीं है, वो हमारे लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द सेम विथ वेबसाइट। उसी तरीके से वेबसाइट के साथ भी होता है। वेबसाइट के साथ क्या होगा, यू could create the most stunning website but unless it's upload to a web server it is not accessible or viewable on the internet। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने वेबसाइट बना ली है, बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाई है, और बट उसको आपने वेब सर्वर के अंदर अपलोड नहीं किया, यानी उसके अंदर कंटेंट नहीं कराया है, उसके अंदर नहीं डाला है अपने वेब पेजेस को या वेबसाइट को, तो हो गया क्या, उसको कोई भी व्यूज नहीं मिलेगा, कोई भी यूजर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा इंटरनेट के माध्यम से। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको जो वेबसाइट के फीचर्स या जो बेनिफिट्स मिलने
वाले थे, या उस वेबसाइट से आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग होने वाली थी, या वेबसाइट के थ्रू जो भी आप प्रोडक्ट की सेलिंग करने वाले थे, आप ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले थे, वो सारा काम ही आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट क्या है, कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप उस वेबसाइट को क्या करें, पब्लिश करें। पब्लिश करने के लिए भी कई टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, एक वेब होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा, या सेल्फ होस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, जिससे कि आपकी वेबसाइट क्या हो, लोगों तक पहुंच पाए, पब्लिक तक पहुंच पाए। यू कैन सर्टेनली set up your own server at home, but it would require a huge amount of knowledge, time and resources. अब ये बता रहा है जो मैंने आपसे बात की कि क्या हो, वेब होस्टिंग होती है कई तरीके की होती है आपकी। शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, और सेल्फ होस्टिंग होती है, जिसे ओन होस्टिंग भी बोला जाता है। और जो डेडिकेटेड या शेयर्ड होस्टिंग है वो थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग कंपनियां प्रोवाइड करती है, और ओन होस्टिंग खुद से की जाती है, यानी सेल्फ की जाती है। ओन होस्टिंग करने के लिए आपके अंदर क्या क्या कंपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये टॉपिक आया है तो डिस्कस कर लेता हूँ। तो ओन होस्टिंग में आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत नेसेसरी और ज़रूरी है। पहली चीज़, आपके पास तेज गति का इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, यानी वेरी फास्ट स्पीड ऑफ द इंटरनेट। एंड आपके पास पावर बैकअप और पावर की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, और जो कि 24 घंटे अवेलेबल हो, यानी पावर बैकअप भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक पावरफुल मशीन, यानी एक कंप्यूटर मशीन भी होनी चाहिए जो स्पीड के साथ काम करती हो, जिसमें रैम ज़्यादा हो, आपका जो है स्टोरेज डिवाइस की स्पीड भी ज़्यादा हो, लाइक उसमें SSD वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोसेसर स्पीड भी ज़्यादा हो। तो इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करना होगा आपको। साथ में ये सारा चीज़ें करने के बाद आपको इन चीज़ों का एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है कि डेटा का बैकअप बनाने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में अपने डेटा को, यानी अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर्स से आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओन होस्टिंग के अंदर होती है। और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर पाते हैं तो आप अपने ही कंप्यूटर से सेल्फ होस्टिंग कर सकते हैं, यानी आपको फिर कोई भी अलग से थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग कंपनी से किसी भी होस्टिंग प्लान को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। तो बट इट वुड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, टाइम एंड रिसोर्सेज, ये मैंने डिस्कस किया था। पावर एंड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने बताया आपको। पेइंग अ वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, आपको एक वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। वुड बी द मोर लॉजिकल, इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल थिंग टू डू। Think if it is like renting a space on web hosting server for a monthly free web hosting provider let you use space on their servers to host your website, and because it's their server, they as the take care of all the technical aspects of setting up मेंटेन द सर्वर। तो मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते चलूँ, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते चले जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको केवल इतना काम करना होता है कि आपको एक प्लान खरीद लेना होता है। प्लान को खरीदने के बाद उस पर आप अपनी वेब पेजेस जो आपने बनाए हैं वो उसको क्या कर दीजिए, सर्वर पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैनेज कौन करता है, वो वेब होस्टिंग कंपनी मैनेज करती है। यानी जब ओन होस्टिंग करते थे उसमें जो डिसएडवांटेज आ रहे थे कि टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, सर्वर को हैकर्स से बचाना है, और जो है अपने डेटा का बैकअप तैयार करना है, ये सारा तामझाम क्या होता है फिर वेब होस्टिंग कंपनी ही करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इसमें क्या होता है, जब आप कोई प्लान खरीदते हो तो आप क्या करते हो, उसके सर्वर पे यानी थर्ड पार्टी कंपनी के सर्वर पे क्या करते हो, कुछ स्पेस को रिजर्व करते हो, अपने लिए खरीदते हो। तो ये क्या करता है, आपको प्लान के हिसाब से 1 GB 2 GB क्या करता है, स्पेस अवेलेबल कराता है, और उसी स्पेस में आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को रन करा सकते हो, वेबसाइट को स्पेस में ही अपलोड कर सकते हो। और हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का जब डेटा बढ़े, अगर आपकी डायनेमिक वेबसाइट है और आपका डेटा बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कभी कभी प्लान को अपग्रेड करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा बढ़ेगा। आपने मान लीजिए 1 GB स्पेस लिया है, अगर आपका डेटा ज़्यादा हो रहा है 1 GB से, तो आपको 2 GB वाला प्लान लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके अपने प्लान को यहाँ पे आपको अपग्रेड करने की भी जरूरत पड़ सकती है। as well as all the resources needed to run the server, so you do not have to worry about thing।
तो ये बता रहा है कि इस तरह की टेक्निकल चीज़ों की वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में दे रहे हैं उनके लिए हिंदी का कंटेंट है, तो इसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लें। तो आप निश्चित रूप से घर पर अपना स्वयं का सर्वर सेट कर सकते हैं। इसके लिए भारी मात्रा में ज्ञान, समय और संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बिजली और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। एक वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता का भुगतान करना अधिक तार्किक और किफ़ायती और व्यवहारिक बात होगी। जैसे ये क्या होता है, अब ये क्या कह रहा है कि आपको वेब होस्टिंग प्लान ही थर्ड पार्टी होस्टिंग कंपनियों का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अधिक तार्किक है। तार्किक का मतलब रिलायबल होना, ये अधिक रिलायबल है। रिलायबल का मतलब रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग प्लान ले रहे हैं तो इसके भी अपने क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेजेस क्या है कि टेक्निकल स्किल्स की उतनी ज़रूरत नहीं है और हर तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को वेब होस्टिंग कंपनियों द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि आपको फुली कंट्रोल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है और आप क्या करेंगे, आपको एक प्लान लेना पड़ रहा है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। और साथ में अगर आप मल्टीपल वेबसाइट रन कराना चाहते हैं तो आपको फिर अलग अलग वेबसाइट के लिए कई प्लान अलग अलग लेने पड़ेंगे। बट अगर आप सेल्फ होस्टिंग करते हो तो यहाँ पे क्या होते हैं एडवांटेज, आपको क्या मिल जाएंगे कि आपके पास कोई लिमिटेड स्पेस नहीं होगा, यानी अनलिमिटेड स्पेस होगा। आप कितनी ही वेबसाइट उस सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं और आपको जो है यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो कि आपको वेब होस्टिंग कंपनियों से प्लान लेके उसमें वेबसाइट रन कराने पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है फिर ओन होस्टिंग ही करनी चाहिए, या अपनी आपके पास अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी टेक्निकल स्किल्स है तो आपको ओन होस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका अपने डेटा पे पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। और साथ में एक एडवांटेज और भी है कि जो वेब होस्टिंग कंपनियां होती हैं वो तो क्या होती हैं, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगी तो वो जल्दी जल्दी अपने सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड नहीं कराती। जैसे लेटेस्ट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हो गया तो वो वहाँ पे जल्दी से कोई जो है अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो शेयर्ड होस्टिंग कर रहा है, बहुत सी वेबसाइट उसमें रन करा रहा है और उनके लिए ये अपग्रेडेशन क्या होता है, बहुत तार्किक नहीं होता है। और लेकिन अगर आपका अपना सर्वर है तो आप उसमें अपने सर्वर सॉफ्टवेयर्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं, यानी हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ लेस रहेंगे। तो इससे एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आप नई नई टेक्नोलॉजी का अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होता है, ओन होस्टिंग में आपको एडवांटेज मिल जाएगा जो कि आपको थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग में नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने वही कहा कि हर चीज़ का क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। दोनों में क्या होते हैं, अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका है मासिक शुल्क के लिए वेब होस्टिंग प्रदाता आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उनके सर्वर पर स्थान उपयोग करने देता है। और क्योंकि यह उनका सर्वर है, जाहिर सी बात है, अगर वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, होस्टिंग सर्विस ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सर्वर न होकर उनका सर्वर होगा। तो वे सर्वर की स्थापना और रखरखाव के सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखेंगे, वही रखेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है सर्वर को चलाने के लिए, इसके लिए भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर्वर को रन कराने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होगा, वेब होस्टिंग कंपनी ही जो है देखेगी, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इंटरनेट क्या है, स्लो है, धीमा है, तेज़ है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पावर बैकअप अवेलेबल है कि नहीं, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए क्या होगा, वेब होस्टिंग कंपनी काम करेगी। आपको यहाँ पे उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति आप नहीं हैं, आपको केवल क्या करना है, एक प्लान खरीद लेना है और इसके बाद आपकी वेबसाइट क्या होगी, पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इट ऑल कम टुगेदर। हमने सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया, वेब डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस किया, प्रीवियसली वीडियोज में किया है, और डोमेन नेम के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, होस्टिंग प्लान के बारे में भी डिस्कस किया इस वीडियो में, और इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स थे किसी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए, उन सारे कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि ये सारे मिलके किस तरीके से आपस में मिलके काम करते हैं, हाउ इट ऑल कम टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं। तो स्टे यू ओपन योर वेब ब्राउजर एंड टाइप इन अ डोमेन नेम, योर ब्राउजर विल डिस्प्ले द वेब पेज ऑफ द डोमेन नेम यू हैव एंटर्ड।
तो मान लें कि आप अपना वेब ब्राउजर खोलते हैं और एक डोमेन नेम टाइप करते हैं, कोई भी डोमेन नेम आपने ब्राउजर का जो यूआरएल एड्रेस टाइप करने की जो जगह है वहाँ पे आपने टाइप कर दिया। आपका जो ब्राउजर है वो क्या करता है, उस डोमेन नेम का इस्तेमाल वेब पेजेस को प्रदर्शित करने के लिए करता है, ये हमने पहले भी बताया है। बट हैव यू वंडर हाउ योर वेब ब्राउजर नो व्हाट इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले। लेकिन आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि जब आप यूआरएल डालते हो तो वो क्या होता है, आपके पास सामने वेबसाइट चली आती है, खुल के चली आती है। तो ऐसा होता कैसे है, तो ये सूचना कैसे आपके ब्राउजर के अंदर पहुंच जाती है, प्रदर्शित हो जाती है, तो इसको देखते हैं कैसे होता है। यही चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो ईच वेबसाइट विल हैव अ वेबसाइट एड्रेस। तो कोई भी वेबसाइट क्या होती है, उसका अपना वेबसाइट एड्रेस होता है, पहले भी डिस्कस किया। आर अ डोमेन नेम, या उसका डोमेन नेम होता है। एंड ईच डोमेन नेम इज टाइड टू द आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर इट रिसाइडेड ऑन। और हर डोमेन नेम क्या होता है, वो एक्चुअल में आईपी एड्रेस के फॉर्म में होता है, और आईपी एड्रेस क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। और हर एक वेब सर्वर को आईपी एड्रेस से ही क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है, यानी एक्सेस किया जाता है। किसी सर्वर से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम आईपी एड्रेसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका सारा पूरा मैकेनिज्म मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है, डीप में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आईपी एड्रेसेस आर मैनेज्ड एंड ट्रैक्ड वाया द डोमेन नेम सर्वर। तो ये सारी चीज़ें आईपी एड्रेसेस वगैरह की ट्रैकिंग, मैनेजिंग, ये सारा काम क्या होता है, डीएनएस का होता है। और ये मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है, डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है। प्रत्येक वेबसाइट, हिंदी में देख लीजिए, प्रत्येक वेबसाइट का एक क्या होता है, वेबसाइट पता होता है और एक डोमेन नेम नाम होगा। और प्रत्येक डोमेन नाम उस वेब सर्वर के आईपी पते से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिस पर वह रहता है। आईपी पते डोमेन नेम सर्वर के माध्यम से प्रबंधित और ट्रैक किए जाते हैं। यह शॉर्टकट के लिए इसे डीएनएस, जो शॉर्टकट के लिए डीएनएस हम इसको बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर को। डीएनएस वर्क्स वेरी सिमिलरली टू द कॉन्टैक्ट्स ऐप ऑन योर मोबाइल फोन। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, तो मोबाइल फोन में क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट ऐप होता है। वो क्या काम करता है, सारे कॉन्टैक्ट को क्या करता है, कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और वो क्या क्या स्टोर करके रखेगा, कस्टमर नेम स्टोर करके रखेगा और मोबाइल नंबर को स्टोर करके रखता है। तो जब भी आप क्या करते हो, जब किसी कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, नंबर नहीं सर्च करते हो, वहां पे क्या करते हो आप, कस्टमर का नेम सर्च करते हो। और कस्टमर का नेम सर्च करने के बाद जब वो कस्टमर मिल जाता है तो उस पर क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद आपकी कॉल लग जाती है आपके कॉन्टैक्ट ऐप से। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसी तरह का मैकेनिज्म क्या होता है, डीएनएस पे भी होता है। जैसे कॉन्टैक्ट पे आपने किसका इस्तेमाल किया, अल्फाबेटिक कस्टमर नेम्स का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से डीएनएस में क्या होता है, डीएनएस क्या करता है, एक डेटाबेस होता है अपना उसका अपने सर्वर पे, और उसमें क्या करता है, वो एक एड्रेस, यानी जो क्या होता है आपका अल्फाबेट्स में होता है, जैसे www.google.com, उसको स्टोर करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उससे लिंक्ड आईपी एड्रेस जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है 103.48.13 इस तरीके से। तो उसके रिगार्डिंग आईपी एड्रेस भी क्या करता है, उसको स्टोर करता है। तो जैसे ही जब क्या होता है आपका ब्राउजर क्या करेगा, किसी भी यूआरएल के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो यूआरएल क्या होता है, पहले उस यूआरएल को ट्रांसलेट किया जाता है आईपी एड्रेसेस में। ये ट्रांसलेशन का काम कैसे होगा, जो रिस्पांस मिली है वो रिस्पांस डीएनएस सर्वर पे जाती है। डीएनएस सर्वर क्या करता है, उस एड्रेसेस को अपने डेटाबेस में खोजता है। जब वो एड्रेस मिल जाता है डेटाबेसेस में, तो उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है, और वो आईपी एड्रेस के माध्यम से क्या किया जाता है, जो मेन सर्वर है जो इसके रिगार्डिंग वेब पेजेस या वेबसाइट को कंटेंट किया हुआ है उसको पॉइंट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, एक कनेक्शन क्या होता है आपका ब्राउजर और उस सर्वर के बीच में हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या करता है, जो आपका मेन सर्वर है जो वेबसाइट या वेब पेजेस को कंटेंट कर रहा है वो रिस्पॉन्स करता है, यानी आउटपुट के फॉर्म में कुछ देता है, यानी HTML फाइल्स को देता है, जो कि क्या होता है आपके क्लाइंट पीसी में क्या हो जाता है, आता है और डिस्प्ले होता है ब्राउजर के अंदर। तो ये सारा क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है आपका। तो इसको देख लेते हैं कहाँ, हाँ, तो कॉन्टैक्ट्स ऐप के माध्यम से मैं आपको समझा रहा था। डीएनएस आपके मोबाइल फोन के संपर्क ऐप के समान काम करता है। आप संपर्क ऐप खोलते हैं और किसी व्यक्ति का नाम टाइप करते हैं, और आपका मोबाइल फोन उस व्यक्ति के फोन नंबर और आपके द्वारा दर्ज की गई अन्य जानकारी के साथ वापस आ जाता है।
फिर आप यह तय कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति को कॉल या ईमेल या टेक्स्ट करना चाहते हैं या नहीं। When you type in a domain name in your web browser is actually conducting a series of inquiries that include looking up the IP address of the domain name, locating the web server that hosts the web pages of the domain name, submitting a request to the server for a copy of the web pages, receiving the web pages from the server, and finally translating the code on the web page to present the information on your screen। तो ये पूरे मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है कि सारा कैसे काम होता है। इसको मैं आपको हिंदी में दे रहे हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब आप अपने वेब ब्राउजर में एक डोमेन नेम टाइप करते हैं तो आपका वेब ब्राउजर वास्तव में पूछताछ की एक श्रृंखला का संचालन करता है। श्रृंखला का संचालन मतलब लगातार क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। जो भी क्लाइंट क्या करता है, जब यूआरएल को एक्सेस करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो एग्जीक्यूशन होता है, बारी बारी से कई एग्जीक्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है, डोमेन नाम का आईपी पता देखना होता है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, रिक्वेस्ट क्या होती है, डीएनएस के पास जाएगी। वेब सर्वर का पता लगाना जो डोमेन नाम के वेब पेज को होस्ट करता है। और इसके बाद क्या होता है, जब आपका जो एड्रेस है, यूआरएल है, मैंने बताया भी पहले भी बताया कि जब न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डीएनएस के थ्रू, तो वो क्या करता है, पॉइंट करने लगता है वेब सर्वर को, जो एक्चुअली में क्या करता है, वेबसाइट्स को कंटेंट कर रहा है। तो वेब पेजेस की एक प्रति के लिए उस सर्वर के लिए अनुरोध, सर्वर से वेब पेजेस को प्राप्त करने और अंत में आपकी स्क्रीन पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए वेब पेज को कोड का अनुवाद करना पड़ता है। जैसे वेब ब्राउजर क्या होता है, और आउटपुट के फॉर्म में आपको HTML पेज मिलेगा और सर्वर के माध्यम से जिस सर्वर में आपकी वेबसाइट या वेब पेजेस कंटेंट था, तो वो क्या होगा, आपके ब्राउजर के अंदर आया और ब्राउजर ने उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया विजुअल फॉर्म में। तो कोड था, कोड को विजुअल फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया, जिसकी वजह से आप किसी वेबसाइट को देख पाते हैं। तो ये टॉपिक खत्म होता है कि हाउ कैन ऑल कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट वर्किंग विथ टुगेदर, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ वेबसाइट। कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है, तो पहले भी मैंने टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस में किस किस तरह की वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे हम बेसिकली वेबसाइट कितने तरह की होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे जनरली, सामान्यतः। तो स्टैटिक वेबसाइट होती है एक, और दूसरी वेबसाइट का नाम होता है डायनेमिक। दो तरह की वेबसाइट्स पाई जाती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब ये होता क्या है, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर जो है देखें और स्टडी करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? A static website web page are written by the server which are pre-built source code files built using simple language such as HTML, CSS or JavaScript. There is no processing of content on the server according to the user in static website. Web pages are written by the server with no change, therefore static website are fast. There is no interaction with databases, also they are less costly as the host does not need to support server side processing with different languages। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कि जो आपका स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, वो भी वेब पेजेस, उसके अंदर भी वेब पेजेस होते हैं, बट वो वेब पेजेस प्योरली क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, यानी इन लैंग्वेजेस का क्या होता है उसमें इस्तेमाल होता है। और साथ में क्या होता है, इसका जो कंटेंट होता है, जब भी आप इस तरह की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो इसका जो कंटेंट होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे इमेजेस जो होंगी वो इमेजेस होंगी, जो पैराग्राफ्स रहेंगे वैसे ही रहेंगे, यानी सारी चीजें क्या होंगी, फिक्स होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा। और साथ में इस तरह की वेबसाइट क्या होती है, इसमें पेजेस बहुत कम होते हैं, वेब पेजेस कम होते हैं, और वेब स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम इसमें बहुत
लिमिटेड होते हैं, केवल जावास्क्रिप्ट के ही प्रोग्राम होंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, वेरी फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो आपका ब्राउजर में ही क्या करता है, रन कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका ये जो इस तरह की वेबसाइट होती है वो बहुत तेजी से काम करती है, यानी बहुत फास्टली क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप बहुत तेजी से इसको एक्सेस कर पाएंगे। और इसका क्या होता है, इस तरह की वेबसाइट में कोई भी इस बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं होता है, न ही किसी डेटाबेस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस वेबसाइट में आपको अपनी तरफ से कोई डेटा इस पर क्या करना होता है, अपलोड नहीं करना होता है। यानी ज़्यादा क्या होती है, इंटरेक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती है, नो इंटरेक्टिविटी होती है। और भी क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि सर्वर साइड क्या होगा, प्रोसेसिंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसी वजह से क्या होता है, और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, सस्ता भी होता है। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि आपको जब स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी होती है तो आप ऐसे प्लान ले सकते हैं जिसमें आपका डेटाबेस वगैरह यूज ना हो रहा हो। तो इस तरह के प्लान क्या होते हैं, सस्ते आते हैं, वेब होस्टिंग प्लान सस्ते होते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट की कॉस्ट रन कराने की कॉस्ट क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एडवांटेज हैं स्टैटिक वेबसाइट के। तो हिंदी में देख लीजिए, स्टैटिक वेबसाइट में वेब पेजेस का सर्वर द्वारा लौटाया जाता है, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी सरल भाषाओं का उपयोग करके निर्मित सोर्स कोड फाइलें हैं। स्टैटिक वेबसाइट में सर्वर उपयोगकर्ता के अनुसार पर सामग्री का प्रसंस्करण नहीं होता है। वेब पेज सर्वर द्वारा बिना किसी परिवर्तन के वापस कर दिए जाते हैं, इसलिए स्टैटिक वेबसाइट तेज होती हैं। डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, और इसके अलावा ये कम खर्चीले हैं, क्योंकि मेजबान को विभिन्न भाषाओं के साथ सर्वर साइड प्रसंस्करण का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध हिंदी है। इसके बाद नोट्स में क्या चीजें ध्यान रखने की हमें जरूरत है, इसको देख लीजिए। स्टैटिक डज नॉट मीन दैट इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन। इसका मतलब ये है कि नोट्स में आपको बता रहा है कि स्टैटिक वेबसाइट का ये मतलब नहीं है कि क्या करेगा, उसमें कोई रिस्पॉन्स यूजर एक्शन के बदले नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज वेबसाइट आर कॉल्ड स्टैटिक बिकॉज दीज कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड ऑन द सर्वर आर इंटरेक्शन विद डेटाबेसेस विच इज द केस इन द डायनेमिक वेबसाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके साथ कोई भी आप जो जब इसमें कुछ क्या करोगे, इसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो ये आपको उसके बदले कोई भी रिस्पॉन्स देगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें होता क्या है, केवल इसमें आपका डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं होना है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना है, ये दो चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है। और इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के द्वारा आपकी जो वेबसाइट के डेटा का मैनिपुलेशन है, यानी जो चेंज होता है डेटा, वो डेटा भी चेंज नहीं होगा। ये क्या होता है, ये मतलब होता है स्टैटिक वेबसाइट का। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल्कुल भी इंटरेक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपका है तो क्या होगा, इंटरेक्टिविटी तो होगी, बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ना होकर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू होती है। आगे चलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट को हम समझते हैं। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या था, जो स्टैटिक वेबसाइट में नहीं था वो डायनेमिक वेबसाइट में हो जाएगा। यानी स्टैटिक वेबसाइट में क्या नहीं था, डेटाबेस नहीं था और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं था, वो क्या होगा, आपका डायनेमिक वेबसाइट में होगा। और इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका मोर इंटरेक्टिविटी आ जाता है, मोर एक्शन परफॉर्म होने लगता है इस वेबसाइट के थ्रू, और जो वेबसाइट का डेटा है वो चेंज होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा। वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिदम्स, यानी वेब प्रोग्राम के जो एल्गोरिदम होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे कि facebook.com वेबसाइट हो गई, आपकी ई-कॉमर्स साइटें हो गई लाइक amazon.com, flipkart.com, वहाँ पे आप जब भी जाएंगे, जब भी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें अलग तरीके का आपको प्रोडक्ट वगैरह दिखेगा। हर बार सेम प्रोडक्ट्स ही लिस्टेड नहीं होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लिस्टेड होते रहते हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है आपका, वो आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की वजह से होता है। और जो शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज हो रहा होता है कि कार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं, वो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, ये सारा जो मैकेनिज्म होता है, कैलकुलेशन होता है, वो कौन करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है। तो स्टडी करते हैं इसको। इन द डायनेमिक वेबसाइट वेब पेजेस आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग रन टाइम, मीन दे आर नॉट pre-built web pages but they are built during runtime।
according to user demand with the help of server-side scripting language such as PHP, Node.js, ASP.NET, and many more portable supported by server. So they are slower than static website but updated and interaction with the databases are possible. तो ये बता रहा है कि जो आपका क्या है डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी किस तरीके से काम करती हैं। इसमें क्या होता है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो मतलब ओपन करने का मतलब ये हो कि जब ब्राउजर में इस तरह के वेबसाइट के यूआरएल को आप क्या करते हैं, एड्रेस को टाइप करने के बाद एंटर करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, रिक्वेस्ट जनरेट होगा क्लाइंट पीसी से, क्लाइंट पीसी से वो रिक्वेस्ट डीएनएस पे जाएगा, डीएनएस लिंक करेगा किसको, मेन सर्वर को, जहाँ पे इसके रिगार्डिंग वेबसाइट्स के वेब पेजेस पड़े हुए हैं। और जब इस तरह के सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जाती है तो होता क्या है कि इसके अंदर जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम काम कर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, उस रिस्पॉन्स को, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उसके बदले क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं, एग्जीक्यूशन होता है उसका, उसके बदले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एल्गोरिथम वो क्या करते हैं, आउटपुट को जनरेट करते हैं। वो आउटपुट HTML फॉर्म में होता है, फिर क्या होता है वो वेब ब्राउजर में रन करता है, जिसकी वजह से विजुअल फॉर्म में आपको वेबसाइट दिखती है। तो हर बार जब ये प्रोग्राम रन करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो वो एक ही तरह का आउटपुट नहीं देंगे, आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी होगा तो HTML फॉर्म में, लेकिन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारा क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस होता है डायनेमिक वेबसाइट में। तो डायनेमिक वेबसाइट में वेरियस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होना है। तो किस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, उसमें आपका PHP का इस्तेमाल होता है, Node.js का इस्तेमाल होता है, ASP.NET का इस्तेमाल होता है, पाइथन का भी इस्तेमाल होता है, Ruby on Rails का इस्तेमाल होता है, जावा सर्वर पेज का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की क्या होती है प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। साथ में इसमें डेटा बेसिस का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। कस्टमर इसमें फॉर्म्स को, अपने डेटा को क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो वो सारा डेटा क्या होता है, कहीं पे स्टोर करना होता है। और जो इस तरह की वेबसाइटें होती है लाइक ई-कॉमर्स, तो उसमें भी कैटेलॉग वगैरह भी क्या होता है, रखना होता है, स्टोर करना होता है। तो आप कहाँ स्टोर करोगे, तो वो क्या होता है, पूरा डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो यानी डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्शन होता है, यानी डेटा की एक्सेसिंग, डेटा का अपलोडिंग, डेटा को एक्सेस करना, डाउनलोडिंग, ये सारा काम क्या होता है, डेटाबेस के थ्रू होता है। और ये सारा काम क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करती हैं। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने का काम किसका होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का होता है। डायनेमिक वेबसाइट आर यूज्ड over static website as update can be done very easily as the compared to static website where altering in every page is required, but in dynamic websites it is possible to do a common changes once it is will reflect in all the web pages। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था बताना कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होगी, कंपैरिजन ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट स्लो भी होती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपका जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम कहाँ पे रन करेगा, वो रन करता है आपका सर्वर में। और सर्वर में रन कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट मिलेगा, फिर आउटपुट क्या होगा, ब्राउजर में पहुंचेगा, फिर डिस्प्ले होगा। तो इसमें क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायनेमिक वेबसाइट स्लोअर देन द स्टैटिक वेबसाइट इस वजह से स्लो होती हैं, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट क्या होगी, सर्वर में एग्जीक्यूशन होता है उसका पूरा, और जो स्टैटिक है उसका सारा एग्जीक्यूशन तो जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, तो वो तो आपका ब्राउजर में ही रन कर जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों में टाइम के कंपैरिजन में टाइम कम लेता है आपका स्टैटिक वेबसाइट, और डायनेमिक वेबसाइट आपका टाइम ज़्यादा लेगा। हिंदी में देख लीजिए, डायनेमिक वेबसाइट्स में वेब पेजेस को सर्वर द्वारा लौटाया जाता है, जिन्हें रन टाइम के दौरान प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे वेब पेजेस को पहले से ही निर्मित करते हैं, बल्कि वे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषाओं जैसे PHP की मदद से उपयोगकर्ता की मांग के अनुसार रन टाइम के दौरान बनाए जाते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बताया है, Node.js, ASP.NET, कई सर्वर द्वारा समर्थित हैं। तो वे स्थिर वेबसाइटों की तुलना में धीमी हैं, लेकिन डेटाबेस के साथ अद्यतन और बातचीत संभव है, यानी डेटाबेस का इंटरेक्शन होता है। स्टैटिक वेबसाइट पर डायनेमिक वेबसाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट की तुलना में
अपडेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्टैटिक वेबसाइट में अपडेशन क्या है, जब आप क्या करोगे, मेन जो कोड्स होंगे, HTML के कोड्स होंगे, जब तक उसको चेंजेस नहीं करोगे, यानी वेब पेजेस में कोई चेंजेस नहीं करोगे कोड के माध्यम से, तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट डायनेमिक वेबसाइट में क्या होगा, आप वेब प्रोग्राम के थ्रू चेंजेस ले आ सकते हैं, जहाँ हर पेज में बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में एक बार एक सामान्य बदलाव करना संभव है, और यह सभी वेब पेजेस में परिलक्षित होगा और सभी पृष्ठों में भी। तो ये आपका डायनेमिक वेबसाइट हो गया, स्टैटिक वेबसाइट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कॉलम वाइज इसको स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको देख रहे हैं हम। कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज एट द रन टाइम। तो जो रन करता है कोई भी वेब पेजेस इसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन बी चेंज, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट में रन टाइम में क्या होता है, चेंजेस होंगे। किसकी वजह से, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की वजह से। नो इंटरेक्शन विद द डेटाबेस पॉसिबल, इसमें डेटाबेस का यूज नहीं होना, यानी डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है स्टैटिक वेबसाइट में। बट डायनेमिक वेबसाइट के अंदर ऐसा पॉसिबल है, डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, इट इज फास्टर टू लोड एज कंपेयर टू अ डायनेमिक वेबसाइट। फास्टर लोड होता है, और उसका रीजन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या रीजन है कि ब्राउजर में ही एग्जीक्यूशन होना है, और इस वजह से, और इसमें क्या है, ज़्यादा वेब प्रोग्राम्स नहीं होते कंपैरिजन ऑफ द डायनेमिक वेबसाइट। कम वेब प्रोग्राम्स होते हैं, केवल फ्रंट एंड साइट के जो वेब प्रोग्राम्स है वही होते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के ही प्रोग्राम होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये फास्ट होगा। लेकिन जो आपका डायनेमिक वेबसाइट है वो क्या है, स्लोअर देन द स्टैटिक वेबसाइट। चीपर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। क्या होता है, इसके प्लान्स, होस्टिंग प्लान सस्ते आते हैं स्टैटिक वेबसाइट के लिए, और डायनेमिक वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्लान्स क्या होते हैं, महंगे होते हैं। नो फीचर्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट के लिए कोई भी फीचर्स नहीं होते हैं स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। फीचर्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CMS आते हैं। जैसे वर्ल्डप्रेस हो गया आपका, मोंगो, वर्ल्डप्रेस के अलावा आपका कई शॉपिंग कार्ट, ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ओपन कार्ट हो गया आपका, और प्रेस्टाशॉप वगैरह हो गया, और इसी तरीके से जुमला हो गया। तो ये क्या है, आपके CMS हैं, जिनका इस्तेमाल क्या होता है, वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट। इस तरह की जो वेबसाइट बनानी होती है, यानी स्टैटिक वेबसाइट जो बनानी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, ये तो इस्तेमाल होता ही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो होता ही है, लेकिन उसी के साथ क्या, किसका इस्तेमाल होता है, डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। जैसे MySQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है, MariaDB हो सकता है, या Oracle डेटाबेसेस हो सकता है। इसके अलावा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, जैसे PHP का इस्तेमाल हो सकता है, Node.js का इस्तेमाल हो सकता है, जावा सर्वर पेज का इस्तेमाल होता है, Ruby on Rails का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट, सेम कंटेंट इज डिलीवर्ड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। तो जब भी स्टैटिक वेबसाइट जब रन करती है तो उसमें क्या होता है, जो कंटेंट होता है सेम कंटेंट ही क्या होता है, हर बार लोड होता है। एवरी टाइम, हर बार जितनी बार लोड करना होगा वही कंटेंट होगा। बट डायनेमिक वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं होता है, हर बार जब क्या होगा, लोड होगा, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा मैनिपुलेट हो जाता है। तो कंटेंट में भी चेंज एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। तो हर टाइम क्या होगा, आपको चेंजेस, यानी टाइम टू टाइम चेंजेस मिलेगा आपको डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। फिगर के माध्यम से दिखाया गया है हाउ अ स्टैटिक वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या अंतर है, वो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए, स्टैटिक वेबसाइट में क्या है, HTML है, CSS है, और आपका जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। और आपका जो डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट में आपका CSS होगा, JS होगा, HTML होगा, PHP होगा, और MySQL होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार मैं आपसे फिर किसी वीडियो में M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।